नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है तो मैं बस आपको इस शीट खत्म करवाऊंगा। हम लोगों ने सिमिलरिटी खत्म कर लिया है। ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड हम सवाल कर रहे थे। 85 क्वेश्चंस कर रखे हैं। इस शीट में 92 क्वेश्चंस थे मेरे भाई, और जितना मैंने पढ़ाया है केवल उतना पढ़ना काफी था। मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है भाइयों। अब इस सवाल का आप आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होगा? सवाल नंबर है 86। क्या आपने घर पे ये सवाल करने की कोशिश की? भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट तो मैं पहले ही पढ़ा चुका। कि ये सवाल आप लोगों ने घर पे करने की कोशिश की? ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू पी आर के मिड पॉइंट एस और टी है। तो आपके सामने ट्रायंगल पी क्यू आर है। दिस इज गोरा ट्रायंगल पी क्यू आर। सवाल में कहा है पी क्यू और पी आर के मिड पॉइंट एस और टी है। पी क्यू का मिड पॉइंट एस है, ये एस है मिड पॉइंट, और पी आर का मिड पॉइंट जो है बच्चों टी है, ये पी आर का मिड पॉइंट है। तो ये मेरे दोस्तों लाइन एस टी होगी। तो पी क्यू और पी आर के मिड पॉइंट है एस और टी। सवाल बोला एंगल क्यू पी आर 75 डिग्री। ये वाला जो एंगल क्यू पी आर है ये आपका 75 डिग्री है। आगे पी आर क्यू 40। ये वाला जो एंगल है पी आर क्यू मेरे प्यारे दोस्तों 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का, 40 डिग्री का, ठीक है। तो आपसे पूछा टी एस क्यू, ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल आपसे पूछा है मेरे भाई, और कुछ नहीं बोला सवाल में। टी एस क्यू बताओ बच्चों। हालांकि ये सबसे आसान सवाल था। अगर एस और टी पी क्यू पी आर के मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन एस टी होगी मेरे दोस्तों क्यू आर के पैरेलल होगी। पहली बात तो कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पैरेलल होगी। अगर पैरेलल होगी तो ये एंगल अगर 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। हमें पूछा ये वाला एंगल, कर नहीं सकते। आप बस इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल पीएसटी को मेरे भाई, केवल ट्रायंगल पीएसटी पे ध्यान दीजिए। ट्रायंगल पीएसटी पे ये 75 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 75 जमा 40 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 115 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया 115 डिग्री का। ये आंसर है मेरे दोस्तों, यहां पर डी ऑप्शन 115 डिग्री इसका आंसर। इस सवाल में कुछ भी नहीं था। आगे आइए, सवाल नंबर 87 मेरे दोस्तों। ये करेंगे जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 87 नंबर करिए। 87 ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। ये सवाल है जिसको हम कहेंगे कि ये शानदार सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी में बीसी 24 है, ट्रायंगल का एरिया 120 है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, तो बीडी के मिड पॉइंट और एसी के मिड पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना लेता हूं इस तरीके से। स्टूडेंट, हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज माई ट्रायंगल ए बी सी। सवाल में क्या बोला है? ट्रायंगल एबीसी में साइड बीसी 24, ये जो साइड बीसी है 24 है। ये जो साइड बीसी है मेरे दोस्तों ये 24 है, 24। ओके। ट्रायंगल का एरिया 120 है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, ये एडी, ये बीसी पे परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है एडी, ये बीसी पे परपेंडिकुलर है। एडी ये बीसी पे परपेंडिकुलर है। तो आप मुझे बताओ एडी की लंबाई क्या होगी? एडी की लंबाई नहीं बता सकते मेरे दोस्त आप लोग क्या? आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया आपको दिया, एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस क्या है? 24। ट्रायंगल का बेस 24 है, और 24 बेस पर बीसी आपका बेस 24 है, और सामने वाले बीसी बेस है तो सामने वाले वर्टेक्स ए से हाइट एडी है, ये 120 आ गया। यहां से एडी की लंबाई कितनी आएगी? 24 पंजे 120, 5 दूनी 10। तो मैं कह सकता हूं कि साइड एडी की जो लंबाई है 10 है। तो मेरे प्यारे बच्चे साइड एडी की जो लंबाई है 10 आ गई।
तो सवाल पूछा है बीडी के मिड पॉइंट और एसी के मिड पॉइंट की दूरी बताओ। बीडी का मिड पॉइंट, तो मेरे भाई बीडी का मिड पॉइंट क्या, ये साइड बीडी है, ये बीडी का मिड पॉइंट हो गया, सपोज ये बीडी का मिड पॉइंट हो गया पी, ये बीडी का मिड पॉइंट हो गया, बीडी का मिड पॉइंट, और एसी का मिड पॉइंट, ये बीडी का है और ये एसी का, ये एसी का मिड पॉइंट है क्यों, एसी का मध्य बिंदु है क्यों। इनके बीच की दूरी आपको बतानी है, बीडी का मिड पॉइंट और एसी के मिड पॉइंट के बीच की दूरी ये आपको बतानी है। ये मेरा सवाल है आप लोगों से, बताओ जल्दी से कौन करेगा। बीडी का मिड पॉइंट और एसी के मिड पॉइंट की डिस्टेंस आपको बतानी है, और एडी की जो लंबाई है 10 आ गई मेरे दोस्तों, ये जो हाइट एडी है यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर आ गई, 10, ये ध्यान रखिएगा, एडी जो है वो 10 है। बताओ कैसे करेंगे। बीडी का मिड पॉइंट मैंने पी मान लिया, एसी का मिड पॉइंट क्यू मान लिया, आपको पी क्यू बताना है, पी क्यू। टेल मी। देखो दोस्त, सबसे पहली बात आपको यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए अच्छा सवाल है। हालांकि इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे, पर मैं आपको बेस्ट बताऊंगा जो सबसे जल्दी आंसर निकाल के देगा, सबसे जल्दी। ये साइड एसी का मिड पॉइंट है, अगर ये साइड एसी का मिड पॉइंट है क्यों, मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा, अगर मैं मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचूंगा तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर जाके मिलेगी। अगर मैं इस मिड पॉइंट एसी का मिड पॉइंट क्यू है, मिड पॉइंट से अगर मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर जाके मिलेगी, यानी कि आर भी मिड पॉइंट होगा, आर भी मिड पॉइंट होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आर भी मिड पॉइंट होगा। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर आप मिड पॉइंट से पर लाइन खींचते हो मिड पॉइंट से, तो अपोजिट साइड को भी ये जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा, कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर बीसी 24 है तो ये कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा, 12 12 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई अब आप ट्राइंगल ए बी डी को देखो, आप ट्राइंगल ए बी डी को देखो, जितना मैं दिखाऊं केवल उतना देखो। ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी को देखो, ध्यान से सुनिएगा। ये साइड ए बी का मिड पॉइंट है, ये साइड बी डी का मिड पॉइंट है, और किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को जब आप मिलाओगे, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे, तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी मेरे प्यारे भाई, इसके पैरेलल होगी मेरे प्यारे बच्चों, और लंबाई में आधा होगी। आप बोलोगे हां सर अगर एडी की लंबाई 10 है, एडी की लंबाई 10 है तो आधा हो जाएगा 5, आधा हो जाएगा। भाई आप ये देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है कि आपके पास इस तरीके से एक ट्राइंगल है, मैंने दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया, तो ये जो लाइन है तीसरी साइड के पैरेलल होगी, लंबाई में आधा होगी। आप बोलोगे हां सर बिल्कुल होगी। अब ये कोण 90 डिग्री है तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा, पैरेलल लाइन है दोनों, ये भी 90 ये भी 90, दोनों पैरेलल लाइन है। अगर आपके पास ये 90 डिग्री है, मैं इसके पैरेलल लाइन खींचूंगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, दोनों खंबे होंगे, सीधे खड़े होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप ये बताओ कि ये लाइन भी समांतर है, ये दोनों लाइन भी आपस में समांतर हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या ये वाला कोण भी 90 डिग्री का नहीं होगा। दो लाइन अगर पैरेलल हैं, इस तरीके से खींचा, ये 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। बहुत सारे छोटे छोटे कई सारे कॉन्सेप्ट इस सवाल में एक साथ लगेंगे, हर किसी बच्चे के बस की नहीं है ये सवाल पेपर में करना, कोई विरला ही यहां तक पहुंच पाएगा, कोई विरला मजबूत दिमाग वाला ही। ये दोनों लाइन आर क्यू और बीसी पैरेलल हैं, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, समांतर रेखा है मेरे दोस्तों। ये दोनों कोणों का सम 180 होता है, ये 12 है, 5 है, तो 90 के सामने कितना आएगा, 13। तो पीक्यू की जो लंबाई है वो 13 आ जाएगी। 13 सवाल का आंसर था बी ऑप्शन। गजब का सवाल। 13। अच्छा आलोक कुमार जी 12 आंसर नहीं, नहीं था परवीन, इसका आंसर 13 है। पी आर क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 12 5 13 का ट्रिपलेट बन गया दोस्तों, ट्रिपलेट। आगे चलें क्या, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ओके प्रिंस चौधरी। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे जी मीडियल ट्राइंगल, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मीडियल ट्राइंगल, मीडियल ट्राइंगल, मीडियल ट्राइंगल। नाम सुना है आप लोगों ने मीडियल ट्राइंगल का।
कभी आपने नाम सुना है बच्चों मीडियल ट्राइंगल का? नहीं सुना नाम? चले कोई बात नहीं, आज आप मिडिल ट्राइंगल का नाम भी सुनोगे और मेरे दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट भी जानोगे। बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हां हाल फिलहाल में इस पे सवाल आते रहते हैं, इस पे सवाल मेरे दोस्तों आते रहते हैं। ये बताइए जल्दी से बच्चों, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं ए बी सी है। हमने आपके सामने स्टूडेंट एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा दी है, दो दो बार पढ़ाई है। मिड पॉइंट थ्योरम में कॉन्सेप्ट होता है, शायद आपको याद हो, कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो ये साइड तीसरे साइड के पैरेलल होगी, लंबाई का आधा होगी। यानी कि अगर ये x है मेरे प्यारे भाई तो ये 2x होगा। यहां पे जो छोटे बड़े ट्राइंगल हैं वो सिमिलर बनेंगे, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर बनेंगे, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर बनेंगे। और छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 1/4 होगा। छोटे बड़े ट्राइंगल दिख रहे हैं, सिमिलर होंगे। ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूं आपको, बार बार एक ही चीज पढ़ाना अच्छा नहीं लगता भाइयों। छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 1:4 होगा। जब भी किसी त्रिभुज में दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन पैरेलल होगी, लंबाई में आधा होगी। छोटे बड़े ट्राइंगल की साइड का रेशियो क्या है? साइड का रेशियो 1:2 है। एरिया का क्या रेशियो है छोटे बड़े ट्राइंगल के? 1:4। प्रदीप बोरा जी, आप बेसिक पढ़ते नहीं हो, जाके पढ़ो बेसिक पहले, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ो पहले। 10 बार थोड़ा ना बताएंगे एक बात को। कॉपी टटोल को देखो, कॉपी टटोल का देखो, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लिखी है कि नहीं लिखी है, उसका प्रूफ लिखा है कि नहीं लिखा है। ये तीनों बातें मैंने आपको लिखवाई कि नहीं लिखवाई, कॉपी खोल कर देखो। जब सवाल होगा तो केवल सवाल होगा, बेसिक नहीं होगा। बेसिक सवाल, जब सवाल करेंगे तो केवल सवाल करेंगे, बेसिक नहीं करेंगे। जब बेसिक करेंगे तो केवल बेसिक करेंगे। केवल बेसिक नहीं पढ़ना है, सवाल भी करने हैं, स्पीड भी बढ़ानी है। अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये लाइन x, ये x है तो 2x होगी, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है। एरिया का रेशियो, छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 1:4, यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 4 है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचेगा? इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचेगा? इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बचेगा? इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 3 बचेगा, 3 बचेगा, ये 3 बचेगा, 3। तो छोटे ट्राइंगल और इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:3 होगा, 1:3 होगा। इनके एरिया का रेशियो 1:3। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, कई बार। जाके पहले पढ़ो तब सवाल सीखने आना, ठीक है। ये बेसिक ऑलरेडी हो चुका है। आगे आइए, अब देखो ये रहा 83 नंबर, ये मिड पॉइंट थ्योरम का बेसिक है, ये तीनों स्टेटमेंट, और ये मैंने प्रूफ करवा दिया है, पढ़ा दिया है ऑलरेडी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पढ़ लो तब जाके सवाल करने आना। अब मैं यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम से आगे का बेसिक बताने वाला हूं। सब लोग कॉपी में डालेंगे मीडियल ट्राइंगल। मीडियल ट्राइंगल, मीडियल ट्राइंगल क्या होता है भाई? ध्यान से सुनेगा। मीडियल ट्राइंगल क्या होता है? देखिए बच्चों, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी मैंने बनाया। माना साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, माना साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है और एसी का जो मिड पॉइंट है वो ई है। माना साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है और एसी का जो मिड पॉइंट है वो ई है। तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो मिड पॉइंट थ्योरम जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो लाइन है डीई, ये बीसी के पैरेलल होगी, और ये जो लाइन है डीई ये बीसी का आधा होगी। यार जब आप पुराने लेक्चर नहीं पढ़ते हो तो आपकी हिम्मत कैसे हो जाते सवाल करने आने के लिए?
मैं सवालों को शॉर्ट अप्रोच से सिखाता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से, जो एग्जाम में करना है। जब तक आप बेसिक मत पढ़ा करो, क्लास में मत आया करो। सवाल करने तभी क्लास में सड़ी शकल लेके आया करो जब आपने बेसिक ढंग से पढ़ लिया हो। बेसिक नहीं पढ़ा, क्लास मिस कर दी, तो कोई जरूरत नहीं आने की, इसे भी मिस कर दो, कोई जरूरत नहीं आने की बेटा। ये उन चैप्टर की तरह नहीं है कि कभी भी अपनी दो कौड़ी की शकल लेके आए और पढ़ना शुरू कर दो और समझ में आना शुरू हो जाए। ये उन चैप्टर की तरह नहीं है, शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ देखना पड़ेगा, कि सब आपस में कनेक्टेड है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी है, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल होगी और लंबाई में आधा होगी। डीई जो है बीसी का आधा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको यह भी समझना चाहिए कि इस ट्रायंगल एडीई का जो एरिया है, इस ट्रायंगल एडीई का जो एरिया है, इस ट्रायंगल एडीई का एरिया और बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा? ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा? भाई डीई बीसी का आधा है, अगर डी की लंबाई 1 है तो बीसी की लंबाई 2 है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड ही तो हैं। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1-2 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? साइड का स्क्वायर। छोटा मोटा चैप्टर नहीं है भाई, ये बड़ा चैप्टर है, बड़ा। 1/4, 1/4 ये होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यहां तक क्लियर है। अब एक बात बताओ, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, है ना, यानी कि अगर बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपसे कहूं, ये साइड बीसी है, बीसी का मिड पॉइंट एफ है। मान लिया कि साइड बीसी है, बीसी का मिड पॉइंट एफ है, साइड बीसी का मिड पॉइंट एफ है। आप बोलोगे हां जी सर, तो मैं अगर इसको मिलाऊंगा, मैं डी से एफ को मिलाऊंगा, मैं डी से एफ को मिलाऊंगा मेरे प्यारे भाई, मैं डी से एफ को मिलाऊंगा, तो आप मुझे बताओ क्या ये वाली जो लाइन है, क्या ये जो लाइन है डीएफ, इसके पैरेलल बनेगी कि नहीं बनेगी? एसी की बताओ, पैरेलल बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं? किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो तीसरी साइड के पैरेलल होते, लंबाई में आधा होती है। साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, ये ट्रायंगल ए बी से ए बी का मिड पॉइंट डी है, बीसी का मिड पॉइंट एफ है। मिड पॉइंट है बच्चे, ये सब मिड पॉइंट है। अगर आप मिलाओगे तो बेटा ये लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, लंबाई में आधा होगी, लंबाई में आधा होगी। आप बोलोगे हां सर बिल्कुल होगी, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया भी पूरे बड़े ट्रायंगल का 1/4 होगा। इस ट्रायंगल का एरिया भी पूरे बड़े ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल और पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? 1/4। इस वाले ट्रायंगल और पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? 1/4। ये भी पूरे बड़े ट्रायंगल का 1/4 होगा, ये भी पूरे बड़े ट्रायंगल का 1/4 होगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में। और मैं इसको मिलाऊं मेरे प्यारे भाई, इसको मिलाता हूं, इसको मिलाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये साइड एसी का मिड पॉइंट है ई, ये साइड बीसी का मिड पॉइंट है। दो साइड के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, दो साइड के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है मेरे दोस्तों इस ए बी के पैरेलल होगी। और दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से, दो भुजाओं के अगर मैं मिड पॉइंट को मिलाता हूं, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाता हूं, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया भी पूरे बड़े ट्रायंगल का 1/4 होगा, 1/4 होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। यानी कि अगर पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया 4 है बच्चों, अगर पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया 4 यूनिट है, 4, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? इसका एरिया 1 यूनिट होगा। इसका एरिया भी कितना होगा? 1 यूनिट होगा। इसका एरिया भी कितना होगा? 1 यूनिट होगा। तो आप मुझे बताओ इसका एरिया कितना बचा? फिर इसका एरिया कितना बचा? इसका एरिया कितना बचा? इसका एरिया कितना बचा?
अगर पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया 4 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, सभी का एरिया बराबर होगा मेरे प्यारे भाई। तो ये एरिया कितना बचा मेरे दोस्तों? इसका एरिया कितना बचा? बहुत बढ़िया। अगर सभी का 4 है तो इसका एरिया भी 1 ही बचेगा, इस ट्राइंगल का एरिया भी 1 यूनिट ही बचेगा मेरे दोस्तों। इसी ट्राइंगल को कहते हैं मीडियल ट्राइंगल। क्या कहते हैं बेटा? मीडियल ट्राइंगल। मैंने क्या लिखा नाम इस सवाल में? कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? मीडियल ट्राइंगल। मीडियल ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल की तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बनता है उसे हम मीडियल ट्राइंगल कहते हैं। हमारे पास एक बड़ा ट्राइंगल था ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी था, ए बी सी। हमने ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाया। साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, साइड ए सी का मिड पॉइंट ई है, साइड बी सी का मिड पॉइंट एफ है। कोई भी आप ट्राइंगल बनाओ, अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड के मध्य बिंदुओं को मिलाऊंगा, तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा, तो मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा, मिड पॉइंट को मिलाने से बच्चों जो ट्राइंगल बनेगा उसे हम कहते हैं मीडियल ट्राइंगल। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो ट्राइंगल एबीसी का मीडियल ट्राइंगल, यहां चित्र से आप क्या कह पा रहे हो बच्चे? ट्राइंगल एबीसी का जो मीडियल ट्राइंगल है वो क्या है बताओ? ट्राइंगल एबीसी का मीडियल ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल डीईएफ है। ट्राइंगल डीईएफ ट्राइंगल एबीसी का मीडियल ट्राइंगल है। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाने से, मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो ट्राइंगल बनता है उसे उस ट्राइंगल का मीडियल ट्राइंगल कहते हैं। हमें लगता है मेरे भाइयों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो ट्राइंगल एबीसी का मीडियल ट्राइंगल डीईएफ है। लेकिन आपने एक बात ये भी गौर करी कि मीडियल ट्राइंगल जब खींचा जाता है तो 4 ट्राइंगल बनते हैं। जब हम मीडियल ट्राइंगल खींचेंगे तो 4 ट्राइंगल बनेंगे, 1 2 3 4। इन चारों का ही एरिया बराबर होगा। जब हम ट्राइंगल एबीसी का मीडियल ट्राइंगल बनाएंगे तो 4 त्रिभुज बन जाएंगे, इन चारों का ही एरिया बराबर होगा। और समझने की बात यह है कि जो हमारा मीडियल ट्राइंगल डीईएफ है, जो मीडियल ट्राइंगल डीईएफ है, इसका जो एरिया होगा, है ना, ट्राइंगल डीईएफ का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डीईएफ, वो पूरे बड़े ट्राइंगल का 1/4 होगा। पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/4 होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये कॉन्सेप्ट है। देखो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट, इसको समझने के लिए मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम को समझने के लिए थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और थेल्स थ्योरम को समझने के लिए सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब तक ये 3 कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ लोगे ये नहीं समझ सकते। ये परेशानी है इस चैप्टर की, ये परेशानी इस चैप्टर की। सिमिलरिटी समझोगे तो थेल्स समझ में आएगा, थेल्स समझोगे तो मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आएगा, और मिड पॉइंट थ्योरम आती होगी तो ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। अब किसी ने, आप ये समझो कि ये चीज पढ़ी नहीं किसी बच्चे ने, तो क्या समझेगा? वो तो बर्बाद है, फिर उसके काम की चीज है ही नहीं। वो बस पूरे लेक्चर में कचरा की तरह एक ही चीज लिखता रहेगा, कैसे आया कैसे आया। वो तो कचरा गैंग का सदस्य बन गया ना फिर, क्योंकि उसने काम की चीज मिस कर दी। ठीक है, समझ में? यानी कि ट्राइंगल डीईएफ का जो एरिया है मेरे प्यारे बच्चों, वो ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/4 होगा। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं? सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां से एक चीज और निकलती है, शायद आप मुझे खुद बताओ कि ये जो ट्राइंगल डीएफ है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, ट्राइंगल डीईएफ का पेरीमीटर जो होगा, आप मुझे बताओ वो पूरे बड़े ट्राइंगल का कितना होगा बच्चे? पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का कितना होगा?
भाई डीएफ का पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, डीई प्लस डीएफ प्लस ईएफ, ये पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो तीसरी साइड का आधा होगी। ये जो लाइन डीई है ये बीसी का आधा है। लाइन डीई जो है ये क्या है, बीसी का आधा है, बीसी का आधा। ये जो लाइन डीएफ है ये क्या है, एसी का आधा है, एसी का आधा। ये जो लाइन ईएफ है ये क्या है, एबी का आधा। तो हर भुजा आधा हो गई, हर भुजा आधा होगी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का आधा हो गया। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, हाफ हो जाएगा। हर भुजा लंबाई में आधा हो गई तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा बेटे, आधा हो जाएगा। तो यानी कि ट्राइंगल डीएफ का जो पेरीमीटर है वो ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी के पेरीमीटर का आधा होगा। ट्राइंगल डीईएफ का जो पेरीमीटर है वो ट्राइंगल एबीसी के पेरीमीटर का बच्चा सिंह आधा होगा, हाफ। क्यों हाफ होगा, क्योंकि हर भुजा आधा हो गई तो पेरीमीटर भी, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। जब आप मीन्स क्लियर करने लायक बन जाओगे यशवी उपाध्याय। सभी को समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है मीडियल ट्राइंगल का जो मैंने आपको समझा दिया। चित्र यहां पे बना हुआ है, इससे बेहतर और नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया है तो इस पे बेस सवाल करो। कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब इस पे बेस सवाल करो। सवाल नंबर 88 बनाए बच्चों, 88 नंबर। राउत रात साहब बुद्धि सड़ गई है क्या तुम्हारी? किसी भी ट्राइंगल में लगेगा बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, ये ट्राइंगल, ये कॉन्सेप्ट हर किसी त्रिभुज में लगेगा, हर किसी त्रिभुज में लगेगा। बताओ देखो ना, अब देखिए जब आपने कॉन्सेप्ट इतनी डिटेल में पढ़ लिया हो तो गधों की तरह बार बार डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है। डायग्राम तो वो बच्चा बताएगा जिसने पढ़ा ही ऊपर ऊपर से हो। आपने तो इतनी बारीकी से हर एक बात पढ़ ली। देखो मैंने 15 मिनट लेके शांति से पढ़ा है आपको। अब इस सवाल को आपको बिना चित्र बनाए दिमाग में कर लेना है कि ट्राइंगल एबीसी में डी ई एफ बी सी सी ए बी के मिड पॉइंट है। ए बी बी सी सी ए की लंबाई दे रखी है तो ट्राइंगल डीएफ का पेरीमीटर क्या होगा, तो बेटा पेरीमीटर हो जाएगा आधा। पेरीमीटर जो होगा वो आधा हो जाएगा, हाफ। डीएफ तीनों साइड के मिड पॉइंट है तो हाफ नहीं हो जाएगा है भाई। ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या है, 25.6 प्लस 18.8 प्लस 20.4। ये ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर। आपसे पूछा है ट्राइंगल डीएफ का पेरीमीटर आधा, तो या तो तीनों को अलग अलग आधा करके जोड़ लो या फिर पहले तीनों को जोड़ लो। 25 20 45 18 63 और एक 64.8, 64.8 का आधा 32.4 आएगा बेटा। तो 32.4 है ना इस सवाल का आंसर। 32.4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 32.4। खत्म। गुंजन समझ में आया भाई?
बहुत जल्दी सुहेब अहमद, आगे चलिए। वेरी गुड गुंजन। सवाल नंबर 89 देखो, ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट 12 2023 के पेपर में आया है। मान लीजिए एबीसी, यही सबसे बड़ी शीट है, यही ज्योमेट्री की सबसे बड़ी शीट है। मान लीजिए एबीसी ट्राइंगल एक्स वाई जेड की साइड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के मिड पॉइंट है। ट्राइंगल एक्स वाई जेड का एरिया 8464 है, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए। यानी कि सवाल ये कहना चाह रहा है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं, पर आप खुद समझ लो कि जैसे एबीसी ट्राइंगल एक्स वाई जेड की साइड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के मिड पॉइंट है। एक्स वाई का मिड पॉइंट ए है, वाई जेड का मिड पॉइंट बी है और जेड एक्स का मिड पॉइंट सी है। तो ये मिड पॉइंट है, इस तरीके से ये मिड पॉइंट है मेरे भाई। क्लियर है? एबीसी एक्स वाई जेड की भुजाओं के मिड पॉइंट है। एक्स वाई जेड का एरिया दिया है आपसे, एबीसी ट्राइंगल का एरिया पूछा, आपको नहीं पता ये मीडियल ट्राइंगल बन गया। तो मिडिल ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो ट्राइंगल एक्स वाई जेड का एरिया 8464 है, पूरे बड़े ट्राइंगल का बटे 4 होगा। 8464 का बटे 4 2116 आंसर, पहला ऑप्शन 2116, खत्म। बस इतना ही साथ था। आइए सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 90। ये क्वेश्चन सीडीएस 2023 के पेपर में आया है, सीडीएस के पेपर में वाला सवाल आया है। हमें क्वेश्चंस करके दिखाओ सब लोग। सीडीएस का क्वेश्चन मतलब मेंस लेवल का सवाल, मेंस में पूछे जाने लायक सवाल। इजी था ना? सवाल बोला है एबीसी एक ट्राइंगल है जिसकी साइड एबी 41 है, बीसी 28 है, सीए 15 है। डीईएफ तीनों साइड के मिड पॉइंट है डीईएफ। तो ट्राइंगल डीएफ का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल डीएफ का एरिया निकालना है तो पहले ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर आपको डीईएफ का एरिया निकालना है बच्चों, तो पहले आपको यहां से ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना पड़ेगा, एबीसी का एरिया। तो पहले आप ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताओ। ये कोई राइट एंगल तो है नहीं, ये कोई राइट एंगल तो है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है, तीनों भुजाएं दी है बेटा, अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइड दी है तो एरिया निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगाते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है तीनों को जोड़ो बटे दो, 41 28 प्लस 15 84 हो गया, ये 42 आ गया, 42 42 आ गया बेटा। सेमी पेरीमीटर 42 है तो एरिया क्या आएगा? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला लिखवा दिया, अब इसका बेसिक मत मांगना, मैंने बता दिया। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। अंडर रूट एस, सेमी पेरीमीटर 42 है, एस माइनस है, 42 में से 41 घटाया 1, 42 में से 28 घटाया 14 है, और 42 में से 15 घटाया 27। अब इसका अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालने का मतलब ये नहीं है बच्चों की मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं। अंडर रूट का मतलब होता है किसी संख्या की 2 बार गुणा हो रही है तो उसका अंडर रूट लेके 1 बार रह जाएगा, एक्स गुणा एक्स का अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ 42 और 14 में क्या आता है? 42 और 14 में 14 कॉमन है, तो 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणा 14, मैंने ऐसे लिख लिया। आप बोलोगे हाँ सर ऐसे लिख लो, किसने मना किया है? फायदा क्या होगा कि 14 गुणा 14 का अंडर रूट 14 आ गया, 14 की 2 बार गुणा, और ये हो गया 3 गुणा 27, 3 गुणा 27 मतलब 81, 81 का अंडर रूट 9 आ गया। तो ये आ गया ट्राइंगल का एरिया 126, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ गया 126। ये तो ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी का एरिया है 126। आपसे पूछा है ट्राइंगल डीईएफ का एरिया, तो अगर ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड के मिड पॉइंट है डीईएफ, तो यानी कि डीएफ मीडियल ट्राइंगल है, और मीडियल ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल एबीसी के एरिया का बटे 4 होगा। 126 का बटे 4 यानी कि मेरे दोस्तों 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है सी ऑप्शन। कर लोगे?
ट्रायंगल कैसा भी हो, राइट एंगल हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए कॉन्सेप्ट लगेगा। आखिरी टाइप खत्म बच्चों। ये बस इतने ही सवाल बनते हैं मिडिल ट्रायंगल में, कोई ज्यादा यहां पे झंझट है नहीं। आखिरी टाइप आपके सामने है, आखिरी। और मैं कहूंगा सिमिलरिटी का सबसे ज्यादा लॉजिकल सवाल यही कहूंगा मैं, ठीक है ना। चलो इस सवाल को करके बताओ मेरे भाई। ये जो सवाल आपके सामने है, ये सीडीएस 2019 के पेपर का है। सेम टू सेम ऐसे अगला सवाल है, ये सवाल एसएससी सीएचएसएल के पेपर का है। सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का, मेंस का नहीं, प्री। हालांकि ये सवाल इन्होंने प्री के पेपर में डाल दिया, पर इस सवाल का लेवल मेंस वाला है। और ये जो सवाल है 4 बार आया था, 4 अलग अलग शिफ्ट में सवाल आए, 4 अलग अलग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन। बस हर बार अलग अलग चीज पूछता था। कभी पेड़ की लंबाई, कभी इमारत की लंबाई, कभी आदमी की लंबाई, कभी पेड़ इमारत के बीच की दूरी, हर बार अलग अलग पूछता था। 4 बार ये सवाल आया था, 4 बार। और ये वो सवाल है जिसे 1-1.5% बच्चे पेपर में कर पाए होंगे। स्किप करने वाला सवाल था ये बच्चों के लिए। लेकिन जब इतनी बार कोई चीज पूछी आती है तो पढ़ना तो पड़ेगा। पहले ये सवाल करो, 91 नंबर।
नहीं हुआ ना भाई। मात्र एक बच्चा है पीयूष सिन्हा जो सही आंसर बता रहा है, वो भी पता नहीं कैसे। 1 लाख बच्चा अगर पेपर देने बैठा होगा ना, 1 लाख, तो 1 लाख में से गिने चुने 400-500 बच्चे मिलेंगे जो इस सवाल को ठीक करके आएंगे। फिगर बनाना ही अपने आप में बड़ी बात है। सवाल सॉल्व तो लौंडे बाद में करेंगे, पहले इसका फिगर ही बना ले, वो समझ लो मेरे दोस्तों, फिगर ही बना ले। जल्दी से करवाता हूं मैं 2 सवाल। ऑन ए प्लेन एरिया देर आर 2 वर्टिकल टावर सेपरेटेड बाई 100 फीट अपार्ट। देखो मेरे प्यारे भाई, ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया मतलब एक समतल है, ये समझ लीजिए सड़क है, ये एक सड़क है। ये मेरे दोस्तों समझ लीजिए एक सड़क है आपके लिए, सड़क। दिस इज सड़क, ये एक सड़क है मेरे भाई। ये प्लेन एरिया है मतलब ये समतल है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है। इस पे 2 वर्टिकल टावर हैं। 2 वर्टिकल टावर हैं जो एक दूसरे से 100 फीट की दूरी पर हैं। छोटे टावर की हाइट 40 फीट है। एक पोल जिसकी लंबाई 6 फीट है, दोनों टावर के बेस को मिलाने वाली लाइन पर है, इस प्रकार से कि टावर के टिप और पोल की टिप ये सब सेम लाइन पर है। नहीं समझ पाए ना भाई? ये प्लेन एरिया है, समझ लिए सड़क है। अब 2 टावर हैं, 2 टावर एक दूसरे से 100 फीट की दूरी पर हैं। 2 टावर एक दूसरे से 100 फीट की दूरी पर हैं। छोटा टावर 40 फीट का है, यानी कि बड़ा जो टावर होगा 40 फीट से ज्यादा होगा। तो ये मान लीजिए मेरे दोस्तों इस तरीके से, ये मान लीजिए मेरे दोस्तों इस तरीके से बड़ा टावर है। मान लीजिए मेरे दोस्तों इस तरीके से बड़ा टावर है, बड़ा टावर, बड़ा टावर मान लीजिए, बड़ा टावर ऐसे खड़ा है। ये मान लीजिए कि छोटा टावर है। मान लीजिए मेरे दोस्तों कि ये छोटा टावर है, छोटा टावर, ये छोटा टावर मैंने मान लिया। छोटे टावर की जो लंबाई है वो 40 फीट है, 40 फीट, 40 फीट है। तो बड़े टावर की लंबाई तो 40 फीट से ज्यादा होगी। एक 6 फीट लंबाई का खंबा है जो दोनों टावर के आधार को मिलाने वाली लाइन पर खड़ा है। 6 फीट लंबाई का खंबा है, तो खंबा तो छोटा हो गया ना। ये दोनों टावर हैं, ये दोनों टावर हैं, दोनों टावर के बेस हैं, ये दोनों टावर के बेस हैं। बोला है दोनों टावर के बेस को मिलाने वाली लाइन, ये दोनों टावर के बेस को मिलाने वाली लाइन है। इस लाइन पर 6 फीट लंबा एक खंबा है। तो खंबा तो ऐसे होगा मेरे प्यारे भाई, खंबा ऐसे होगा 6 फीट लंबा। खंबा सबसे छोटा होगा क्योंकि ये टावर ही 40 फीट का है, ये खंबा 6 फीट का है, ये सबसे बड़ा टावर है। छोटे टावर की हाइट 40 फीट दी है। तो ये जो मेरे दोस्तों खंबा है, जो पोल है, ये दोनों टावर के बेस को मिलाने वाली लाइन पर है। आप कहोगे सर आपने ये टावर यहां बीच में क्यों नहीं बनाया है, इधर क्यों नहीं बनाया है, ऐसे क्यों नहीं बनाया सर आपने, इधर ही क्यों बनाया? हमें कैसे पता चलेगा? सवाल पढ़ो। टावर, ये जो खंबा इस तरीके से खड़ा है ताकि टावरों की नोक और खंबे की नोक एक ही लाइन पर रहे, एक ही लाइन पर रहे। ये टावर की नोक है, टावर की टॉप्स, ये टावर की टिप्स है, टावर की टिप्स, ये खंबे की टिप है। ये तीनों एक ही लाइन पर आनी चाहिए और ये तीनों एक ही लाइन पर तभी आएगा जब मैं इस तरीके से बनाऊंगा, वरना ये एक लाइन पर कैसे आएगा आप ये सोचो। अगर आप ऐसे कर दो मेरे प्यारे भी कि ये 2 टावर खड़े कर दिए, ये खंबा बीच में खड़ा कर दिया, तो क्या इनके टॉप कभी एक लाइन पर आ पाएंगे? कभी एक लाइन पर आएंगे ही नहीं। तो मेरी मजबूरी है कि अगर इनके टॉप टिप एक लाइन पर लाने, टावर के टिप और खंबे के टिप एक लाइन पर आने, तो इसी तरीके से सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा खड़ा करना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है। ठीक है, अब आगे सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 2 टावर 100 फीट की दूरी पर हैं। तो ये जो दूरी है ना ये 100 फीट है। ये दोनों टावर 100 फीट की दूरी पर है, 100 फीट की दूरी है। ये दोनों टावर के जो बीच की दूरी है ये 100 फीट है, 100 फीट। छोटे टावर से खंबे की दूरी 75 फीट है। ये खंबा है मेरे दोस्तों, दिस इज खंबा, दिस इज खंबा या पोल। ये छोटा टावर है। छोटे टावर से खंबे की जो दूरी है ये 75 फीट है, 75 फीट। ये 75 फीट है, 75 फीट, 75 फीट। आपसे पूछा लंबे टावर की ऊंचाई लगभग कितनी? आपसे लंबे टावर की ऊंचाई पूछिए लगभग
ये आपको करना है, ये मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व लंबे टावर की ऊंचाई लगभग कितनी है, ये आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, बताइए मेरे भाई। ये इसका डायग्राम है, ये इसका चित्र है। समझने वाली बात यह है मेरे प्यारे दोस्त, समझने वाली बात यह है कि ये तीनों खंबा और टावर जो है 90 डिग्री के कोण पर खड़े करे जाते हैं। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और ये तीनों मेरे दोस्तों पैरेलल लाइन होंगी, फिर सीधी रेखाएं, है ना बेटा, तीनों आपस में पैरेलल होंगे ना, तीनों आसमान में सीधे खड़े हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके बताते हैं मेरे दोस्तों, सबके अलग अलग मेथड्स हैं। कोई ऐसे कहता है कि इसको आगे बढ़ा के ट्रायंगल पूरा कर लो, अब राइट एंगल के अंदर राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बन गया, सिमिलरिटी लग जाएगी। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल के अंदर राइट एंगल लग गया, सिमिलरिटी लग जाएगी मेरे प्यारे भाई। इस तरीके से भी होता है कि यहां से एक पैरेलल लाइन खींच लो, यहां से एक समांतर रेखा खींच लो, इस तरीके से है भी। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख गया, सिमिलरिटी लग जाएगी, है ना। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख गया आपको, यहां भी सिमिलरिटी लग जाएगी। लेकिन फिर भी आपको मेरे दोस्तों ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जो ऐसे किसी भी सवाल को सेकंड्स में आंसर करके देगा। और ये तरीका जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे अलावा, इस क्लास के अलावा कहीं आपको सीखने को नहीं मिलेगा कि इस सवाल में वो तरीका कितना जल्दी आंसर दे सकता है। बच्चों मैंने आपको समझाया था कि अगर पैरेलल लाइन से मेरे दोस्तों, ये पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे दोस्तों, तो मैंने आपको पहली शीट में पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से करेंगे, हम पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से। वेरी गुड रजनीश कुमार, हम पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से करेंगे, पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से। ये तीनों पैरेलल लाइन है मेरे दोस्तों, ये तीनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा। पहली शीट का कॉन्सेप्ट अगर आपने ना पढ़ा हो तो जाकर रिवीजन कर लीजिए, तभी आप समझ पाओगे मेरे प्यारे भाई। सर पोल को बीच में ऐसे भी तो बना सकते हैं कि टिप टच हो पाए। ये बड़ा खंबा है, ये छोटा खंबा है, छोटा खंबा 40 फीट का है, ये जो पोल है केवल 6 फीट का है, पोल मात्र 6 फीट का है, 6 फीट का, ये 40 फीट का है, तो ये तो छोटा होगा। ये कैसे एक लाइन में बना पाओगी सृष्टि, कैसे बना पाओगी? 40 फीट है, 6 फीट है, कैसे बना पाओगी? थोड़ी तो बुद्धि का इस्तेमाल कर लो। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यहां पर लगाएंगे। पैरेलल लाइन का मैंने आपको सिखाया, ट्रेपेजियम बन गया, ट्रेपेजियम। जैसे जैसे आप यहां से यहां की तरफ आ रहे हो, लंबाई बढ़ती जा रही है। जैसे आप राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, लंबाई बढ़ती जा रही है, लंबाई बढ़ती जा रही है, लंबाई बढ़ती जा रही है। और लंबाई सेम रेशियो में बढ़ेगी, लंबाई सेम रेशियो में बढ़ेगी। जैसे जैसे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हो, लंबाई बढ़ती जा रही है, लंबाई बढ़ती जा रही है। ये 100 फीट है, ये 75 फीट है, इसकी जरूरत ही नहीं, आप रेशियो ले लो। ये 100 फीट है, 75 फीट है, रेशियो ले लो। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4:3 हो गया, 4:3। अब आप खुद सोचो कि हम मेरे दोस्तों खंबे से छोटे टावर की तरफ बढ़े, लंबाई कितनी बढ़ गई? 34 फीट। लंबाई 34 फीट बढ़ गई, लंबाई 34 फीट बढ़ गई, लंबाई 34 फीट बढ़ गई। जैसे ही हम खंबे से छोटे टावर की तरफ बढ़े, ये 6 फीट था, ये 40 फीट हो गया। 6 से 40 कितना बढ़ गया? 34 फीट बढ़ गया। यानी कि 3 कदम चलने पर लंबाई 34 फीट बढ़ गई। 3 कदम चलने पर लंबाई 34 फीट बढ़ गई। तो यहां तो आप 4 कदम चल रहे हो, तो 4 कदम चलने पर लंबाई कितनी बढ़नी चाहिए? 3 कदम चलने पर लंबाई 34 फीट बढ़ गई, तो 1 कदम पे लंबाई बढ़ेगी 34/3 फीट। 4 कदम पे लंबाई कितनी बढ़ेगी? 4 से गुणा, ये आएगा, पूरा तो कट नहीं रहा। 3 कदम पे 34 फीट लंबाई बढ़ रही है, 6 फीट से 40 फीट हो गया। ये 3 कदम चलने पर 34 फीट बढ़ रही है, तो 1 कदम पर कितनी बढ़ेगी? 34/3 फीट। ये 4 कदम है, 4 कदम पर कितनी बढ़ेगी? ये 34 चौका कितना आ जाएगा? 136। 136 को 3 से भाग देंगे तो 45.33, ये आएगा लगभग 45.33, 45.33, यानी कि लगभग 45 फीट आएगा, लगभग 45 फीट। यानी कि जो लंबाई है 40 फीट से 45 फीट बढ़ जाएगी। लंबाई ये 40 है, तो 40 से 45 बढ़ के लगभग कितना हो जाएगा? 85 फीट, लगभग 85 फीट बड़े टावर की हाइट आएगी। पहला ऑप्शन।
लगभग 85 फीट, खत्म। पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, इससे जल्दी सवाल को करने का तरीका नहीं है। ये कदम वाला तरीका पढ़ाया था ना मैंने, 3 कदम चले लंबाई 34 फीट बढ़ गई, 4 कदम पे बढ़ेगी 45 फीट, 40 फीट से 45 फीट बढ़ के 85 फीट हो जाएगी, बड़े टावर की हाइट, खत्म सवाल। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। ऐसा ही एक सवाल और करेंगे, लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों, लास्ट सवाल। बहुत ज्यादा पेपर में आया है, 40 में 45 ऐड करके आया है। आंसर लगभग में पूछा है, आंसर जो है सवाल का लगभग में है, इसलिए आंसर लगभग में है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, इस तरीके को समझने के लिए आपको बहुत दिमाग चाहिए होगा, और आपको समझ में नहीं आया तो ज्योमेट्री की फर्स्ट सीट का लास्ट कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ो। ज्योमेट्री की फर्स्ट सीट का लास्ट कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ो, दोबारा से पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए एक और सवाल करेंगे ऐसा ही, एक और सवाल। मुझे लगता है आपको सवाल दिखाई दे रहा, मैं छोटा कर देता हूं जिससे आप मुझे चित्र भी बनाना है ना। सुहास, a tree and an 11.25 meter tall building are positioned such that their feet on the ground are collinear and the tree is located between सुहास and building। सुहास एक आदमी है, एक पेड़ है और एक 11.25 मीटर लंबी बिल्डिंग है। इस तरीके से है कि उनके फिट ग्राउंड पर हैं, एक ही लाइन पे, और जो पेड़ है वो सुहास और बिल्डिंग के बीच में है। बहुत बढ़िया। ये मेरे दोस्तों ग्राउंड लेवल है, ये बनाइए। ये मेरे दोस्तों ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। सुहास, सुहास की आई टॉप, ट्री का टॉप और बिल्डिंग का टॉप एक ही लाइन में आता है मेरे दोस्तों। ये समझिए आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपकी बिल्डिंग है। मान लीजिए कि आपकी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है बच्चे, ये बिल्डिंग है 11.25 मीटर टॉल बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग, ये इमारत है, इमारत, इमारत। इमारत। ये मेरे दोस्तों पेड़ है, पेड़, और ये मेरे दोस्तों सुहास है, सुहास। ठीक है, ये पेड़ है, दिस इज पेड़, और ये सुहास भाई साहब है। सवाल में बोला है ना, पेड़ जो है सुहास और बिल्डिंग के बीच में, ट्री इज लोकेटेड बिटवीन सुहास एंड बिल्डिंग, इसलिए पेड़ को मैंने बीच में बनाया। पेड़ जो है बिल्डिंग और सुहास के बीच में है। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई देखो, आदमी की हाइट बिल्डिंग जितनी तो हो नहीं सकती, एक कॉमन सेंस है कि बिल्डिंग बड़ी होगी, आदमी सुहास छोटा होगा। सवाल बोला है सुहास की आंखें, सुहास की आंखें कहां होंगी, उसके माथे में, ये सुहास की आंखें उसके माथे में होंगी। पेड़ का टॉप, ये पेड़ का टॉप है, और बिल्डिंग का टॉप, ये बिल्डिंग का टॉप है। ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं, ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं मेरे दोस्तों। तो डायग्राम तो इस तरीके से बनेगा, डायग्राम तो इसका मतलब इस तरीके से बनेगा। आप बोलोगे यहां से डायग्राम इस तरीके से बनेगा, यहां पर क्लियर है सर, आपने बिल्कुल ठीक बनाया है। ये सुहास भाई साहब की आंखें माथे में आएंगी, ये पेड़ का टॉप है और ये बिल्डिंग का टॉप है, और ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में, तीनों एक ही सीधी रेखा में आते हैं। बिल्डिंग 11.25 मीटर ऊंची है। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में आपसे क्या बोला है, द ट्री इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फॉर सुहास। ये जो पेड़ है सुहास से 7.5 मीटर की दूरी पर है, ये जो पेड़ है सुहास से 7.5 मीटर की दूरी पर है, एंड ए डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। ये जो पेड़ है बिल्डिंग से 45 मीटर की दूरी पर है, ये जो पेड़ है बिल्डिंग से 45 मीटर की दूरी पर है, ये जो पेड़ है बिल्डिंग से 45 मीटर की दूरी पर है। सवाल में बोला है
सुहास आर एट ए हाइट ऑफ 1.8 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सुहास जो है, सुहास की जो आंखें ग्राउंड से 1.8 मीटर की हाइट पर है। तो सुहास की आंखें ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? 1.8 मीटर की हाइट पर है। 1.8 मीटर सुहास की आंखें, सुहास की जो आंखें जमीन से 1.8 मीटर ऊंचाई पर हैं, यानी कि सुहास की हाइट 1.8 है। पेड़ की ऊंचाई, इस बार आपसे पेड़ की ऊंचाई पूछे, बीच वाली वैल्यू बताओ। पेड़ की ऊंचाई मेरे दोस्तों आपसे पूछिए, करके दिखाएंगे जल्दी से, क्या आंसर होगा फटाफट। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? बिल्डिंग 11.25 मीटर हाइट, सुहास 1.8 मीटर। बिल्डिंग पेड़ से 45 मीटर दूरी पर है और सुहास जो है मेरे दोस्तों वो पेड़ से 7.5 मीटर की दूरी पर है। आपसे पूछा है पेड़ की हाइट क्या है। तरीके बहुत सारे मेरे प्यारे भाई, आप बताओ। जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते, हाइट बढ़ती जाते, लंबाई बढ़ती जाती है। लंबाई ना सेम रेशियो में बढ़ेगी। इनका रेशियो ले लो, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। अगर यहां दशमलव हटाऊंगा तो यहां जीरो जाएगा। ये किससे जाएगा? 75 से चला जाएगा 6 बार। 75 छिक्का 450 होता है, 6 बार चला जाएगा। तो रेशियो 6:1 आ गया। ये जो रेशियो है मेरे दोस्तों 6:1 आ गया। 6:1, ये रेशियो 6:1 आ गया। अब आपको ये बात समझनी चाहिए और बड़ा मजा आएगा कि जैसे जैसे आप सुहास से बिल्डिंग की तरफ जाते हो, सुहास से बिल्डिंग की तरफ लंबाई बढ़ती जाती है। लंबाई 1.8 मीटर से लंबाई 11.25 मीटर हो जाती है। लंबाई 1.8 मीटर से बढ़ के 11.25 मीटर हो जाते, तो लंबाई कितनी बढ़ जाते? घटाओ 5, 12 में से 8 गया 4, 10 में से गया 9, लंबाई 9.45 मीटर बढ़ जाते। लंबाई कितनी बढ़ जाती है? 9.45 मीटर बढ़ जाती है बेटा। घटाइए ना, 11.25 में से 1.8 घटाइए, लाइन लंबाई 9.45 मीटर बढ़ जाती है। कितने कदम चलने पर? जब आप सुहास से बिल्डिंग की तरफ आए हो मेरे दोस्तों, आप बताओ कितने कदम चले? 1 कदम ये चला, 6 कदम ये चला, आपने टोटल 7 कदम चला। 7 कदम में आपकी लंबाई 9.45 मीटर बढ़ गई। यहां से यहां तक आने में आपने कितने कदम चले? 1 और 6 7। 7 कदम में लंबाई कितनी बढ़ गई? 1.8 से 11.25 मीटर होगी। घटाइए, 9.45 मीटर बढ़ गई। तो 1 कदम में लंबाई कितनी बढ़ गई? 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 21, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 1.35 मीटर। तो 1 कदम चलने पर आपकी लंबाई 1.35 मीटर बढ़ जाएगी। 1 कदम चलने पर, तो ये 1 कदम चलने पर आपकी हाइट 1.35 मीटर बढ़ जाएगी। 1.35 मीटर बढ़ जाएगी 1 कदम चलने पर। यहां से तो 1 ही कदम चलना है ना, तो 1.8 में 1.35 जोड़ूंगा तो 5, 8 3 11 का 1, हासिल 1 और 1 और 1 2 3, 3.15 मीटर। तो पेड़ की जो हाइट है 3.15 मीटर हो जाएगी। डी ऑप्शन। इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो पेड़ की जो हाइट होगी प्यारे बच्चे वो 3.15 मीटर होगी। थ्री पॉइंट वन फाइव नहीं, हाँ 3.15 है। क्लियर है? ज्योमेट्री की पहली शीट का कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री की पहली शीट का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली शीट का देखो, जरूरी कि आप हर बच्चा इसको समझ पाए या कर पाए। 9th में पहली कह के चल रहा हूं कि ये वो सवाल है से 99% बच्चे पेपर में नहीं कर पाए। 99% बच्चे नहीं कर पाए और लगभग 99% बच्चे सवाल, टीचर इस सवाल को करवाते नहीं है, छोड़ देते हैं। 99% बच्चे करते ही नहीं है ना, 99% टीचर करवाते हैं, कभी पता ही नहीं चलता। फॉर्मूला मैं इसका बता चुका हूं कई बार। आपको इसका फॉर्मूला जानना है तो मैं इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं मेरे भाई।
अगर आपको इसका फॉर्मूला जानना है तो मैं इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं, शायद आपको याद हो कि हमें पेड़ की हाइट निकालनी है। आप लोग यार नोट्स वोट्स नहीं बनाते क्या इतनी जल्दी? तो कॉपी में टटोल के पढ़ लेता आदमी। आदमी अगर ढंग से कॉपी लिख के लिखे तो टटोल के पीछे देख ले। ये मैंने आपको बता नहीं दिया, अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ए है, ये बी है, ये m रेशियो n है, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये पढ़ा नहीं है? m की b में गुणा होती है, a की n में गुणा होती है, एम बी प्लस ए एन अपॉन एम प्लस एन। भूल गए क्या? कॉपी में लिखा नहीं है क्या आप लोगों ने? ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगाओ यहां पे। अरे भाई बस यहां पे इधर है, ऐसे चित्र बनाए, ये टेढ़ा बनाए, आप ऐसे, ये चित्र ऐसे बनाए और ये चित्र ऐसे बनाए। क्यों पागल हो जाते हो? क्यों परेशान हो जाते हो मेरे भाई? यहां पे चित्र ऐसे बना के सिखाया था कॉन्सेप्ट, यहां चित्र ऐसे बना, इतने में अगर आप घूम जाओगे तो भैया फिर तो आप एग्जामिनर आपका खूब पागल बनाएगा। ये तीनों समांतर रेखाएं तो सीधे सीधे खड़े। मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया ऐसे करके, यहां सवाल आया है ऐसे करके, इसी को टेढ़ा ही तो कर दिया है बस। कैसे होगा भाई? फिर तो आपको एग्जामिनर बहुत पागल बनाएगा अगर आप इतना भी नहीं सोच पा रहे। ठीक है जी, अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाइयों। चलो एक सवाल यहां से और पूछ लूं आपसे। चलो एक सवाल आपसे यहां से और पूछ लेता हूं, ये इसको भूल जाइए। सेम डायग्राम है आपके सामने, सेम डायग्राम है, ये बताओ जल्दी से। अगर आपको सपोज पेड़ की हाइट दी है, ये पेड़ की हाइट आपको 3.15 मीटर दी जाए, 3.15 मीटर पेड़ की हाइट। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये जो डिस्टेंस है ये 54 मीटर है, 54 मीटर, 54 मीटर। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ ये लेंथ कितनी होगी? पेड़ और सुहास के बीच की दूरी क्या होगी? ये सवाल आ जाए, पेड़ और सुहास के बीच की दूरी क्या होगी? पेड़ और सुहास के बीच की दूरी, लास्ट कॉन्सेप्ट पूछ लेता हूं, पेड़ और सुहास के बीच की दूरी क्या होगी? घबराना नहीं है मेरे भाई, यहां भी वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये भी तो सवाल बन सकता है, जरूरी थोड़ा ना इमारत पेड़ या सुहास की लंबाई पूछे। ये डिस्टेंस भी तो पूछ सकता है कि भाई ये 54 मीटर है, बताओ ये पेड़ और सुहास के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये भी तो पूछ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला वॉर्मूला गया भाड़ में, सब बेकार की चीजें। फॉर्मूला वॉर्मूला, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे बिल्डिंग से सुहास की तरफ जा रहे, लंबाई घटती जा रही है और लंबाई एक फिक्स रेशियो में घटेगी। लंबाई एक फिक्स रेशियो में घटेगी, क्यों? कि इनके टॉप जो है मेरे दोस्तों हमें सेम लाइन पर रखने हैं, ऐसा नहीं कि रैंडमली हो जाएगा। टॉप सेम लाइन पे तभी रहेंगे जब लंबाई जो है एक हिसाब से घटेगी। तो मेरे दोस्तों ये तो आपको बड़ी लंबी खतरनाक कैलकुलेशन दे रखी है, तो कैलकुलेशन को कम करते रेशियो ले लो। बिल्डिंग की हाइट है 11.25, पेड़ की हाइट आपको दी है 3.15 और आदमी सुहास की हाइट है 1.8। आप मुझे बताओ इन तीनों का रेशियो क्या आएगा? हालांकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो भी होगा, बट रेशियो ले लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी हल्की हो जाएगी। जीरो बढ़ा लो, दशमलव के बाद 2 अंक कट गया। ये किससे कट रहा है बेटा? ये सभी 5 से कट रहे हैं, 5 से और 9 से भी कट रहे हैं। 8 1 9, 3 4 5 9, 9 से भी कट रहे हैं, 9 से भी, 5 से भी, यानी कि 45 से कट रहे हैं। 45 चौका 180, 45 सत्ते 315, 45 दूनी 90 है, 90 के बाद 22 बच जाएगा, 45 पंजे 225, 25 7 4। तो ये रेशियो जो आएगा 25 रेशियो 7 रेशियो 4 हो जाएगा। इन तीनों की मेरे दोस्तों लंबाई का जो रेशियो होगा 25, रेशियो को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, 25 रेशियो 7 रेशियो 4 होगा।
25:7:4 होगा, 25:7:4। लंबाई एक करस्पॉन्डिंग, एक बिल्कुल सेम अनुपात में घटेगी। आप बताओ बिल्डिंग से पेड़ तक जाने में हाइट लंबाई कितनी कम होगी? 25 से 7 18 कम हो गई। 25 से 7 18 कम होगी। 18 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 54 मीटर। 3 गुना, 3 गुना। तो जब आप पेड़ से सुहास की तरफ जाओगे तो ये लंबाई कितनी कम होगी? 3। तो 3 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 3 गुना होगी, 9 मीटर। तो 3 तिया 9 मीटर इस सवाल का आंसर था, 9 मीटर। पेड़ और सुहास के बीच की दूरी 9 मीटर है। खत्म। या तो आप इस सवाल को पेपर में ऐसे करना, या फिर आपसे रिक्वेस्ट है छोड़ देना। ठीक है, दो ही रास्ते, या तो पेपर में स्किप करो या आप इस तरीके से करो। आकाश सर, दिस टाइप कम्स इन मींस, मींस में तो एक बार आया है, प्री में ज्यादा आया है। ठीक है ना, प्री में 4 सवाल आए थे, पिछली बार बताया तो था CHSL में। मैंने बहुत डिटेल में आपको करवा दिया है मेरे प्यारे दोस्तों सवाल। इससे बेहतरीन सॉल्यूशन आप कहीं भी घूम लीजिए, इससे छोटा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। सिमिलरिटी समाप्त हो गया। कल मेरे दोस्तों मैं कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाऊंगा, सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी हम कल कराएंगे। ये कॉन्सेप्ट किंग मेथड है, सी के मेथड भाई साहब, सी के मेथड। फॉर्मूला से हार्ड होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं फॉर्मूला क्या, तेल लेने। लॉजिक ऊपर है, लॉजिक से, लॉजिक कहीं ज्यादा ऊपर होता है फॉर्मूला से। ठीक है, आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। बाय।